नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी कहानी श्रृंखला में आज हम लोग शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी बदबू को सुनेंगे। एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भांप लिया था। नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल से धो लो, कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने का संकेत दिया। घटिया किस्म के केरोसिन तेल में कुहनी कुहनी हाथ डुबोकर दोनों ने अपने अपने हाथों को मला। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनी कालिक धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हों। केरोसिन की गंध के कारण जी मिचला उठा। इसी खीज और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर बीसियों कामगार घेरे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे और शेष साबुन मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर गई। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने को बढ़ावा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। वह संकोच स्वाभाविक ही था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वालों को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में न थी। या वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों में सुन चुका था, परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसने उन्हें नाक तक लेकर जाकर सूंघा। मिट्टी के तेल की गंध अभी भी नहीं छूटी थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी उसे वैसे ही गंध का आभास हुआ। फिर एक बार और साबुन जेब से निकालकर हाथों में मलना शुरू कर दिया। घासी रस लेकर एक किस्सा सुनाने लगा और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बातें सुनने लगा। एक गांव के मेहतर की लौंडिया थी। उसकी शादी हुई शहर में। जैसा तुम जानो, गांव के मेहतरों को तो कभी गंदा उठाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। नई नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ा के अपनी खसम से कहा करे, बदबू आती है, बदबू आती है। मालिक क्या कहे, उसकी खातिर पैसा तो छोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लगी। 6 साल पहले के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड से बेटी के गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू? मुझे तो कुछ नहीं मालूम देती। वे सभी कामगारों के थके उदास चेहरे पर भी उसकी बातें सुनकर हंसी खिल गई। घासी ने ही फिर बात को स्पष्ट किया। ये भाई भी अभी हाथ नाक ले जा पर सूंघ रहे थे, तभी किस्सा याद आया। पहले पहल हम भी ऐसा ही सूंघा करे थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं चलता। किसी बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाँच के रोटी खाने बैठ जाते हैं। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित न लगा। सभी को हंसी में उसने अपना योगदान भी दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी भला कैसे चैन से रह सकेगा, इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कपड़े बदलकर वो लाइन में जा लगा। इकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपनी रोटी का डिब्बा खोलकर उसे दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तलाशी लेने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्चर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोलकर आगे बढ़ने का संकेत दे देता। जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वालों की पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझलाहट हो रहती थी। इसी झुंझलाहट के कारण कभी कभी लोग पंक्ति में अपने से आगे व्यक्ति को ठेल देते। बीच बीच में मोटा फोरमैन उसकी इस जल्दबाजी का कोई भद्दा अश्लील कारण बताकर हंस देता था। उसे फोरमैन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना पंक्ति में से कोई कह ही रहा था कि फोरमैन जी भी बड़े रंगीले आदमी हैं।
सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो अब भी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से फोरमैन की ओर देख रहा था कि जैसे फोरमैन से यह मजाक करके उन पर बड़ी कृपा ही कर दी हो। उसकी तलाशी लेने की बारी आ गई थी। ठिगने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छा गई थी कि वह हंस न सका। बड़े फाटक से पहले फिर इकहरी पंक्ति बन गई थी, परंतु इस बार पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा हुआ आदमी तलाशी नहीं ले रहा था, वरन वह यह देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आरी गिरी लकड़ी को लांघकर बाहर चला आया। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक कर कूदते हुए चले आ रहे थे। इस उछल कूद का प्रयोजन वह समझ नहीं पाया। गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो। क्या आफत बना रखी है, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अनजान में ही कहे गए ये शब्द चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गया। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए आए लगते हो, पहले पहल ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले को शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का, बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहते थे, लेकिन उसका मन उसकी बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा। उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उनकी कमर टेढ़ी हो गई थी, वह चाल तेज कर आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब घूमता रहा। उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आने पर वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वो भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को वैसे ही झुका देगा। नेक्स्ट, कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई, साला बुधवा सुलगती बीड़ी निकल गया। निगली नहीं यार, दांत के नीचे दबा रखी थी। हम वहीं खड़े थे भाई, साहब ने मुंह खुलवाया, मुंह में नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्र हो गए थे। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से आकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर ली थी। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीज़ें पड़ी रहती है, किसी भी वक्त आग लग सकता है। एक आदमी की वजह से लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपये का दंड देने का साहब ने घोषणा कर दी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गई जिधर से आवाज़ आई थी। साहब कुछ कहे इससे पहले ही वह व्यक्ति बोला, अफसर साहबन भी तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दाबे घूमे रहते हैं। भीड़ में एक अचानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उद्दंडता देखकर साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है, हम देखेंगे। फिर जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहे हों। चीफ साहब अपने चेंबर की ओर चल दिए। भीड़ छट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। बुद्धन की ओर हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप में किसी ने बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की, यद्यपि उनके व्यवहार और बातों से उसे लगा जैसे उन्हें यह अच्छा लगा और वे उसके निकट आना चाहते हों। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया,
सालों को शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बांध ले जा रहे हैं, इसीलिए अब ये उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। इनका बस चले तो ये गेट तक हमारी नागा साधुओं की बारात बनाकर भेजा करें। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। खीर खाए बामनी फांसी चढ़े सेक, नहीं देखा तो यहाँ आकर देख। छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, पहले वाले ने आवेश में आकर कहा। चुप, दूसरे नौजवान ने फुसफुसा कर उसे टोक दिया। टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उसके साथ साथ चलने लगा था। तभी दोनों जवानों ने अपनी बीबियों के बारे में बातें शुरू कर दी। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उसके सामने पहुंचा दिया, फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर उसके बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जमाना बुरा है, बाल बच्चों वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सलबटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उसकी आंखों में ही झांक पाने का मन हुआ, परंतु काले चश्मे अपारदर्शी शीशों के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार घिरा हुआ था। ऐसा कोई खतरनाक काम मैंने नहीं किया साहब, उसने पेपर वेट के फूलों पर अपनी नज़र जमाकर उत्तर दिया। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर में मीटिंग हुई थी या नहीं? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले। यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का अभिनय किया। सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिलों में गप्पे होती है, ताश खेले जाते हैं, शराब पी जाती है, स्कीमें नहीं बनती। इस बार स्वर कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब, लोगों को थकान की परेशानी होती है, छुट्टियों का हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपसे अर्ज करनी थी। यही वहाँ भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजान में ही जैसे इस अभिनय को झुठला रही थी। मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे यह कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम्हारे लोगों की तरह ही एक छोटा मोटा नौकर हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उसके सामने व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतार कर दृढ़ स्वर में वह बोला, तो जो भी हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे साहब। एकाएक साहब बौखलाकर कुर्सी पर उछल पड़े। तुम लोग बाहर की पार्टियों के एजेंट हो, ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं। मैं एक एक को सीधा करवा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। वह चीफ के कमरे से निकलकर अपना काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बिठाकर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी है। बड़ा सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सका तो बदली रुक सकती है। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले पुराने मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वे लोग जानबूझकर उसे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हों। पुरानी पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम शुरू कर दिया। शाम तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसे अनुभव किया कि हाथ पैर में विचित्र प्रकार की जलन हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया था। हाथ मुंह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर बच्चे को लेकर आंगन में झिलंगी चारपाई पर आ बैठा। सांझ अत्यधिक उदास हो गई थी। बच्चे ने कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयत्न किया,
लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन न पाने पर वो कब माँ के पास चला गया इसका उसे ध्यान न रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उनमें भी कोई नहीं आया था। केवल हरिराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियाँ फूंक ली थी। हरिराम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया जा चुका था, लेकिन उसके अटूट मौन के कारण हर बार यह प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ। इस बार फिर हरिराम ने ही बात छेड़ी। घनश्याम की तो बीवी बीमार हो गई, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ आदि को तो आना ही चाहिए था। शायद उनके भी बच्चे बीमार हो गए हों, झुंझलाकर उसने उत्तर दिया। हरिराम ने फिर बात दोहराई। इस बार स्वर में चाटुता की भरमार थी। हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया, देख लो। तुम ठीक टाइम पर ना आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन देगा? हरिराम की ओर अपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा और अपने साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। उसके विरुद्ध कब कौन सा षड्यंत्र रच दिया जाए इसका उसे संदेह रहने लगा था। छुट्टी होने पर उसने थैला शीघ्रता से कंधे पर डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थी, पर आज थैला अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डिब्बे को खोलकर देखा। एक कागज में छोटे मोटे नट बोल्ट लिपटे रखे थे। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई है। आवेश में उसने मुट्ठी भींच गई, परंतु फिर संयत होकर उसने वह सामान पास की अलमारी में डाल दिया। बाहर पंक्ति के परले सिरे पर फोरमैन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। उसकी बारी आ गई थी। फोरमैन ने स्वयं डिब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सिपाही को सबकी जेबें टटोलने का उसने आदेश दिया। उसकी जेबें भी स्वयं फोरमैन ने ही टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। जाते जाते उसने फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन ने आंखें भूमि की ओर झुका ली थी। गर्भ से छाती उठाकर वो बड़े गेट की ओर चल दिया। प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए। फिर आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परंतु ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले लोग दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। साइकिलों के पैडल दुगुनी गति से चलने लगते हैं। लोग हाँफते हाँफते 2-3 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। पक्की उम्र के बड़े बूढ़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद ही हाजिरी कर पाते हैं, परंतु उस दिन वर्क मैनेजर ने सायरन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। वह गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर आने का दंड 6 आना से कम नहीं होता। पिछली बार वेतन के दिन घर जाने पर पत्नी ने पूछा था, कितने हैं? 54, 8 आने। अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था। बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। हाँफते हुए लोगों में से कितनों के बबुओं की टोपी इस बार भी रह जाएगी, उसने सोचा। परंतु तभी उसने जो कुछ सुना उसे सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे सारा दोष अकेला उसी का ही हो। वही झुकी कमर वाले बुजुर्ग आदमी हाँफते हुए कह रहे थे, घोड़े के पीछे अफसर के आगे कौन समझदार जाएगा? एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी हो तो आदमी दंगल करे, अखाड़े में जाए। नौकरी में तो नौकर की तरह ही रहना चाहिए। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर कुछ बातें करें, पर न जाने क्यों वो ऐसा न कर सका। दिन भर वो यंत्रवत काम करता रहा। थकने के कारण शरीर चूर चूर हो गया था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो वो कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला गया। ग्रीज और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तब उसने काम बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से न बचता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। सभी कामगार हाथ धोकर कपड़े पहन रहे थे।
जल्दी जल्दी में उसने दोनों हाथ केरोसिन तेल में धो डाले। साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा, वो खाली था। भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वो नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 महीने की नौकरी में आज वो पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी के साथ लगाकर हाथों में मला, फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी बार मिट्टी लगाने से पहले उसने हाथों को सूंघा और अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है। सहसा एक विचित्र आतंक से उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा कि आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि वो एक बार फिर हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ। मगर फिर बड़ी मुश्किल से वह धीरे धीरे दोनों हाथों को नाक तक ले गया। इस बार उसके हर्ष की सीमा न रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था। हाथों में केरोसिन तेल की बदबू अब भी आ रही थी। तो यही थी शेखर जोशी की कहानी बदबू। बहुत जल्द दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।